वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन मार्च 2025, जिसमें हम अपना सिक्योरिटी वाला पार्ट आज खत्म करेंगे। सिक्योरिटी वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन नेशनल सिक्योरिटी। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या हुआ, रिसेंटली नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है उसने एक पेपर रिलीज करा, स्ट्रैटेजिक पेपर, जिसका नाम था क्वांटम कंप्यूटिंग, और इसको लेकर कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या है और स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस की क्या ज़रूरत है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है और कैसे इससे नेशनल सिक्योरिटी का प्रोग्राम बनाया जा सके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी गाइस बेसिकली वो न्यू एंड रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसको हम डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी के साथ जिसका एडवांटेज हम लेते हैं। जैसे आपका मेटावर्स है, आईओटी है, एआई है, बायो प्रिंटिंग है, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारे के सारे आपके इस पार्ट के अंदर आते हैं। अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम टेक्नोलॉजी रीशेप कर सकती है हमारे नेशनल पैराडिगम को। सबसे पहले समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के टॉपिक के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग कहो, क्वांटम टेक्नोलॉजी कहो, एक ही बात है। यानी वो वाली क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कंप्यूटेशन करेंगे, कैपेबिलिटीज को अचीव करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में बिट्स वगैरह चलते थे, है ना, क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल चलते थे। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वांटम बिट्स चलते हैं। इसका यूज किया जाता है मैटर के बिहेवियर को चेक करने के लिए। इसमें प्रोबेबिलिस्टिक आपके बिहेवियर के बारे में जानना, टास्क को ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड आके चलाना, तो ये सब काम करता है, सुपर इम्पोजिशन करता है, ये इंटेंगलमेंट करता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली अगर हम देखें तो इसके यूसेज भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी मशीन लर्निंग को इन्हांस करने की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन को सिक्योर करना हो, बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटिंग के यूज़ हैं। तो ध्यान ये रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो वाली थ्योरी पे चलता है जहां हम बिहेवियर ऑफ मैटर एनर्जी बहुत ही स्मॉल स्केल में जान लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा, ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है, डिफरेंट फिनोमिनास को समझाती है। अब कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग रीशेप कर रही है नेशनल सिक्योरिटी के पैराडिगम को, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, could break widely used public key encryption algorithms, जिसमें ये नेशंस को फोर्स करेंगे टू अडॉप्ट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। यानी एल्गोरिथम्स का डिजाइन इस तरह से हो ताकि क्वांटम अटैक्स जो है वो कम हो जाए। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये है, हम क्वांटम कंप्यूटिंग का नेशनल सिक्योरिटी में इसलिए यूज़ करना चाहते हैं ताकि हम अपने डेटा को बचा लें, क्योंकि नेशनल क्वांटम जो इनिशिएटिव है यूएसए ले चुका है और उसका पूरा ध्यान रहता है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को किस तरह से फ्यूचर साइबर अटैक से बचाया जा सके। तो बहुत पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो ना पोस्ट क्रिप्टोग्राफी के बाद उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ध्यान रखे जाते हैं कि कोई भी अटैक ना हो जाए इस डेटा पर। तो डेटा को बचाने के लिए सबसे पहला काम क्वांटम कंप्यूटिंग करने वाला है। दूसरा काम क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए इस तरह से करेगा कि हमारे पास जो सामान है, जो डेटा हम गैदर कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई जो बड़े बड़े हम डेटा सेट्स बना रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस को इन्हांस करना। यानी कि इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ऐसा ना हो कि हमारा जो डेटा है वो किसी तरह से वो लीक हो जाए, या उसकी डेटा को और ज़्यादा एनालाइज और ज़्यादा हम उस कम्युनिकेशन को डिकोड कर पाएँ। उसके लिए भी हमने इंटेलिजेंस की गैदरिंग भी देता है, यानी कि ये और ज़्यादा डेटा को अच्छे से एनालाइज करके भी हमें बताएगा। कह रहा कैसे पता चला ये? कह रहा नेटो ने यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2024 की स्ट्रैटेजी के दौरान क्वांटम रेडी डिफेंस एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि पूरे सेंसिंग, इमेजिंग, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा यानी कि क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी के तहत बनाया गया था, ताकि कम्युनिकेशन और ज़्यादा सिक्योर हो, सेंसिंग हो, इमेजिंग वाला हो। ठीक है। फिर कम्युनिकेशन को भी अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे चाइना ने क्या करा है, एक लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड वर्ल्ड का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है बीजिंग और शंघाई के बीच में, ताकि जो भी डेटा सेंसिटिव है वो सिक्योर हो सके।
और उसके बाद मिलिट्री हार्डवेयर की बात है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देगा मटेरियल साइंस को भी, क्योंकि इसी की मदद से हम मिलिट्री ड्रोन्स, रोबोटिक सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मिलिट्री हार्डवेयर को भी आगे से आगे बनवाएगा। इकोनॉमिक वॉरफेयर के तौर पर आप समझो, कोई भी मार्केट, अगर फाइनेंशियल मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, या बैंकिंग की सर्विसेज में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है या कुछ ऐसा होता है, नए थ्रेट हो जाते हैं, तो भी क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। कह रहा हमने ये कहाँ से सीखा? कह रहा नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट जो यूएसए का था, उन्होंने पूरा क्वांटम इनोवेशन की नीड को समझते हुए कि कैसे ये इकोनॉमिकली हमें मार्केट की जो स्टेबिलिटी खोई जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, उसको कैसे बचा सकता है, वो मामला भी हमारा अच्छा हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल पावर में अगर हम देखें, तो नेशंस दैट अचीव अर्ली ब्रेक थ्रू, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा उन्होंने इसको कर लिया है, तो वो टेक्नोलॉजिकल पूरा उनको आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब चाइना का देख लो ना, चाइना का जो मिशी से सैटेलाइट है 2016 में उन्होंने बनाया, क्वांटम सिक्योर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बनाया, ताकि इनका जो क्वांटम टेक है, तभी तो चाइना किसी से डरता नहीं है। आप सोचो ना, इतना टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा ये आगे पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग का नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, बिना चैलेंज के नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास क्वालिफाइड जो हैं, वो आपके वर्कफोर्स नहीं है अवेलेबल। ओनली वन क्वालिफाइड क्वांटम कैंडिडेट अवेलेबल फॉर एवरी 3 क्वांटम जॉब ओपनिंग। सोचिए आप, वैकेंसी की 2022 की रिपोर्ट आई, कह रहा जी आपके पास जहाँ 3 लोगों की जरूरत है, वहां सिर्फ एक ही बंदा है, वहां पर है ही नहीं, आपके पास स्किलफुल क्वालिफाइड क्वांटम कैंडिडेट नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटम जो R&D इन्वेस्टमेंट है बहुत अनइवन है, रिसोर्स डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो हमारा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन है बहुत लैगिंग बिहाइंड है। टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्केल नहीं है, बहुत सारे एरर्स आते हैं। डेटा रिस्क की बात करो तो फ्यूचर डेटा डिक्रिप्शन जो है, आप समझो वो हैकर्स द्वारा डेटा का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके लिए रिकमेंडेशन ये बोला गया है कि देखो जी, हवा में नहीं तीर छोड़ना है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए क्वांटम टास्क फोर्स को बनाओ, जो कि ग्लोबली चेक करता रहे कि टेक प्रोग्रेस है या कैपेबिलिटीज पे ध्यान रखे। क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे ऑडिट की ज़रूरत है। क्वांटम रिलेटेड वल्नरेबिलिटी जो डिफेंस फाइनेंस में है, उसको रेगुलर बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा ये भी देखा जाए कि जो भी रिस्क प्रायोरिटाइज रोड मैप पूरा तैयार रखो कि कौन से सेक्टर से क्या प्रॉब्लम है। जैसे गूगल का जो क्रोम एक्सपेरिमेंट था पोस्ट क्वांटम एल्गोरिथम के बाद, लाइक खाइबर इन रियल वर्ल्ड ब्राउजर इंक्रिप्शन, तो ऐसा ही आपको पूरा ट्रांजिशन प्लान भी तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करो, एजुकेट करो अपनी वर्कफोर्स को, जो भी आपका आगे ग्लोबल टैलेंट है, समझ रहे हो। उसके बाद क्वांटम इकोसिस्टम को तैयार करो, जैसे यूएस में तैयार हुआ होगा। प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि क्वांटम इंडस्ट्री को और ग्रो करना है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की देखो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज बहुत लाइक माइंडेड पार्टनर जो है ना आपके, इंडिया यूरोपियन कमीशन के साथ कर सकता है, तो उन्हीं कंट्रीज से जाके आप ये सब सीख लो। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कह रहा है कि आप लेवरेज साइंटिफिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। आपको कोई क्लियर डायरेक्टिव्स जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो, और ऊपर से देखो, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड लगाए, फ्लेक्सिबल किए काम नहीं चलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि डिफेंस इंटेलिजेंस सिक्योर कम्युनिकेशन पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म करे, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत अगर सच में चाहता है ना, विजन ऑफ भारत, विकसित भारत 2047 तक बनना, तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने डिफेंस इंटेलिजेंस और इन सेक्टर्स में काम करें। तो भारत सरकार ने ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके कुछ काम किए हैं। 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन बनाया है एक, ताकि कम से कम एक क्वांटम टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम तैयार हो हमारे देश में। ऐसे ही क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बनाया गया। फिर उसके बाद क्वांटम एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन हब्स भी हैं, चाहे आपका आईआईएससी बेंगलोर है, वहाँ पर है, डेडिकेटेड सेंटर है, समझ रहे हो। इसके साथ साथ एक नेशनल मिशन और क्वांटम फ्रंटियर भी है, जहाँ पर ना स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को तैयार किया जा रहा है, उनको ऐसी स्किल्स दी जा रही हैं ताकि वो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे से आगे बढ़ पाए। ऐसे ही आईआईटी मद्रास में सेंटर है फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग का। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर पूरी लैब्स एंड डेडिकेटेड स्टार्टअप्स हैं, और ताकि वर्ल्ड का फर्स्ट एंड आपका ये बन पाए, एंड टू एंड क्वांटम सेफ हेट्रोजोनस नेटवर्क। ऐसे ही क्वांटम कम्युनिकेशन लैब है CO2 दिल्ली का, इंडिजिनियसली डेवलप भी किया गया है, सोल्यूशन भी निकाल रहा है। तो ये सारे काम किए गए। अब हम चलते हैं शॉर्ट्स की ओर, फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं कि आज शॉर्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है।
देखो ट्रेंड्स है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर के। तो जो हमारी सिपरी है, आपको पता है, यही रिपोर्ट निकालती है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने नया डेटा निकाला ताकि जो भी आपको ट्रांसफर करना हो 2020 से 2024 के बीच में, वो वाला है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी हो, आर्मामेंट है, आर्म्स कंट्रोल है, वो करना पड़े। तो की फाइंडिंग में कह रहा है कि इंडिया ना जो है ना, सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, ओवरटेकन बाय यूक्रेन। आर्म्स का जो इम्पोर्ट है वो गिर गया है 9.3% तक। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है, तो इंडिया का देखो, बात समझो आप, इंडिया इज नाउ सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, और ओवरटेकन बाय यूक्रेन। आर्म्स इम्पोर्ट आपके गिरे तो हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ क्योंकि हो गई है। रशिया की सप्लायर तो है ही भारत को, और भारत ने लेकिन फ्रांस, इजराइल, यूएस से भी लेना शुरू करा है। यूएस भी हमें अब अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, और रशिया आम एक्सपोर्ट करता ही है, फेल बाय 64%। ठीक है, क्योंकि अब आपका भारत जो है ना, तरह तरह की कंट्री से ले रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है, इसराइल से भी ले रहा है। अब आया नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता ही है जी, गोल्ड का 1 लाख का रेट हो चुका है। गोल्ड इतना महंगा है, तो स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की इंडिया में। एन एक्टर वॉज रिसेंटली अरेस्ट, एक एक्टर को अरेस्ट किया गया है इसके चलते। स्मगलिंग ऑफ गोल्ड का मतलब समझते हो? स्मगलिंग ऑफ गोल्ड का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक कर देना, यानी कि क्राइम सिंडिकेट्स को ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रेंथन करना और कोशिश करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गिराने की। अब भारत जो है मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट होता है। गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खरीदे जाते हैं, यूएई से, सऊदी अरेबिया से खरीदे जाते हैं। तो आप ये समझो, इट इज एस्टिमेटेड दैट अप टू 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो है भारत में इलिसिट ट्रेड से आता है। ये वाला स्टेटमेंट लिख कर आना है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक एपेक्स एंटी स्मगलिंग बॉडी है भारत में। कई लॉज बने हमारे इसमें, कस्टम एक्ट 1962 इसीलिए बनाया गया कि गोल्ड का इलीगल तरीके से भारत में आने से पेनल्टी लगाई जाएगी, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। बैगेज रूल बनाया गया कि 3 से 10% कस्टम ड्यूटी का पूरा रेंज लगाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द गोल्ड, कितना लेकर आए हो आप। भारतीय न्याय संहिता द्वारा भी स्मगलिंग को एक पनिशेबल ऑर्गेनाइज क्राइम में डाला गया है। 5 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। यूएपीए के अंडर भी आप आ जाओगे, टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा ये। तो डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि आप समझो यूएपीए में इसलिए डाला गया क्योंकि अल्टीमेटली आप भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। अब रूट देखो क्या होते हैं गोल्ड स्मगलिंग के, एक लैंड रूट होता है, एक एयर, एक सी। लैंड में क्या करते हैं कि हमारे बॉर्डर्स बड़े खतरनाक है, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से आ जाता है गोल्ड का ट्रैफिक। एयर से कैसे आता है? हिडन स्पेसेस हैं बिहाइंड पैनल, सीट, लेबोरेटरीज, उनसे आ जाता है। सी रूट से कैसे आ जाता है? बोट्स की तरफ यूज किया जाता है, मंडपम या आपका जो वंदवलाई कोस्ट है ना तमिलनाडु में, वहां से निकल कर आता है। तो ये तीनों रूट से आता है, इसलिए गोल्ड की स्मगलिंग भारत में होती है। फिर सी डॉट त्रिनेत्रा के बारे में समझते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी जो आपका ऑपरेशन सेंटर है, उसको केरला पुलिस ने लॉन्च किया ताकि डिजिटल सिक्योरिटी हो पाए। और इट इज बेस्ड ऑन द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सी डॉट के ऑटोनॉमस टेलीकॉम R&D सेंटर है, एआई पावर्ड है, इंडिजीनियस है, इंटीग्रेटेड है, और इसका काम है साइबर सिक्योरिटी डिफेंस को मीट करना, ताकि कोई भी एंड पॉइंट मॉनिटर करना हो, नेटवर्क ट्रैफिक को करना हो, ये सब काम हो पाए। नेक्स्ट इज मिसाइल गंदिवा के बारे में है। डीआरडीओ ने एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेजिग्नेट करा है। अस्त्रा MK3 ये नेक्स्ट इन लाइन ऑफ अस्त्रा सीरीज है, प्रोड्यूसर है अस्त्रा MK1 और 2 का। इसमें क्या करता है ये ना, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और इसकी जो स्पीड है, ध्यान रखना, वो मैक 4.5 तक है, सुपरसोनिक स्पीड पे खेलता है। 300 से लेके 350 किलोमीटर तक की रेंज में जा सकता है। तो ध्यान रखना, एयर टू एयर टेक्नोलॉजी है, ये डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। अश्वनी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बेसिकली इंक किया है कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, ताकि जो है ये लिमिटेड आपका लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार आ पाए। अश्वनी एक इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव तरह का स्कैंड फेज एरे रडार है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है ड्यूअर द्वारा। और इसमें क्या है, एरियल नेटवर्क टारगेट्स को किया जाता है ताकि हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट को स्लो मूविंग टारगेट्स पे लेकर आया जा सके। इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक अश्वनी की जाएगी। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के साथ ये करा है टाई अप, ताकि एयर रडार में इसको टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है सोनिक वेपन के बारे में। तो सर्बिया डिनाइड यूजिंग अ बैन ऑफ, सर्बिया ने साफ साफ बोला है कि मैं जो बैन सोनिक वेपन है यूज नहीं किया था मैंने, टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर इन बेलग्रेड।
सोनिक वेपन होते क्या है, एक अकाउस्टिक वेपन है, ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही लाउड साउंड करता है जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़ता है। मतलब आपको लगेगा कि वॉइस एम्पलीफायर होती है यहाँ पर, ऐसा सा होता है। तो 100 ऑफ मॉडर्न ट्रोड्यूसर्स को ये कॉम्प्राइज करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और ये आपका रिंगिंग बजिंग ऐसे साउंड्स निकालता है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। और इसकी वजह से नुकसान ये हो जाता है, कान खराब हो जाते हैं आपके, ईयर्स पे डिफेक्ट आ जाता है, ईयर लॉस हो जाता है। गोल्डन डॉम की बात की जा रही है, यूएस ने प्रपोज करा है। गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक तरह का, ध्यान रखना। गोल्डन डॉम क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये। इसमें ये है कि कोई भी बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल का कोई भी थ्रेट हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन डॉम को बनाया जा रहा है। ये कैसे इंस्पिरेशन लिया? इसराइल से लिया है। मल्टी लेयर्ड होता है ये, ताकि कोई भी शॉर्ट रेंज थ्रेट हो आप उससे लड़ पाओ। लास्ट शॉट है आज का कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मिनिवेशन के बारे में। तो लिथुनिया विड्रू कर चुका है अपने आप को कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मिनिवेशन से। उन्होंने बोला कि भैया हम तो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न से बहुत डर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे ये। तो यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है कि ये क्लस्टर मिनिवेशन होते क्या है? डिस्पर्स न्यूमरस स्मॉलर, एक तरह से ना देखो ये बॉम्बलेट होता है, वेपन ही है, और ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो उन्होंने बोला भाई प्रोहिबिट ऑल यूज ऑफ, किसी भी तरीके का हम क्लस्टर और म्यूनिशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना कि इन्होंने बोला भी हम इस ट्रीटी से विड्रू कर रहे हैं क्योंकि हमें रशिया से लग रहा है डर। और ये कैसा वेपन है? ये डिस्पर्स होता है, स्मॉल और एक्सप्लोसिव है, बॉम्ब की तरह फटता है। और आउटकम इसके ऑस्लो डिक्लेरेशन द्वारा बनाए गए थे, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, इसलिए इसने कहा। ध्यान रखना भारत इसका पार्ट नहीं है, कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, यूएस भी इसका पार्ट नहीं है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन का। समझ रहे हो इस बात को? तो 2008 में आई थी और 2010 में इसको फोर्स में लाया गया था। लीगली बाइंडिंग है, तो उसने पहले कहा जी हमें लग रहा है रशिया से डर, हम तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है जी, सिक्योरिटी तक का इतना पोर्शन था। आगे आपको भी पीडीएफ मिल जाएगी एमसीक्यूज की, वो आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। कल हम नए टॉपिक्स के साथ चलते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्रिलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उसको भी करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।